नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा। दिल्ली चुनाव के परिणाम आ गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर हम लगातार विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो राजदीप, आपसे इस चुनाव को लेकर बराबर से बात हो रही थी कि दिल्ली चुनाव में क्या होगा, और आप भी कह रहे थे कि ये मुकाबला जो है मुश्किल होगा। ये नहीं लग रहा था कि हार इतनी हो जाएगी, इतनी बड़ी हार होगी कम से कम, लेकिन ये ज़रूर आपने लगातार कहा था कि ये मुश्किल चुनाव है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अब जब ये नतीजे आ गए हैं, आपकी नज़र से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव क्यों हारे? मैं अगर एक शब्द या एक वाक्य में कहूं मिलिंद, मिडिल क्लास वेव, मिडिल क्लास की लहर अरविंद केजरीवाल के विरोध में। मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय। मैं अभी एक आम आदमी पार्टी नेता से बात कर रहा था जो इसी तरह के एक दक्षिण दिल्ली के कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, और उन्होंने बताया जितने भी बूथ्स मिडिल क्लास एरियाज के थे, जहां आरडब्ल्यूएज है, कॉलोनीज है, या आप सोचिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वहां पूरी तरह से एक तरह से भाजपा को वोट मिला है और आम आदमी पार्टी से वोट खिसक गया। आप जहां भी देखिए आम आदमी पार्टी को मिलिंद करीब 43.5 या 43 और 44 के बीच में वोट परसेंटेज मिला है। वहीं बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 47% मिला है। यानी वोट शेयर का फर्क जो है वो केवल 3 या 3.5% का है। लेकिन उसका असर ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास ने एक तरह से वोट दिया है, उसका फायदा भाजपा को हुआ और आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान। दिस वॉज अ मिडिल क्लास लहर, ये आप जानिए। नहीं तो मिडिल क्लास लहर है, लेकिन जिस भरोसे पर केजरीवाल बैठे थे कि उन्होंने जो फ्री की स्कीम चलाई थी, खास करके बिजली की, पानी की या महिलाओं के लिए, और जो उन्होंने ऑफर भी दिया था इस बार भी कि भाई पुजारियों को ये देंगे, ग्रंथियों को देंगे, आरडब्ल्यू को सिक्योरिटी के लिए पैसे देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, तो ये जो फ्रीबीज है ये क्या कहीं ना कहीं काम नहीं की? कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए तो हम ये कह ही सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास वेव है ये। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, मिडिल क्लास जो है ना वो कौन है? जिनको मैं समझता हूं, जिनको की आमदनी 6 लाख से ऊपर है, 50,000 रुपए महीने कमाती है। हाँ, जरूर उनको फ्री बस राइड से कई महिलाओं को फायदा हुआ, कुछ लोगों को फ्री पावर से फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग जो कॉलोनी में रहते हैं वो चाहते हैं सुविधाएं। इस तरह की सुविधाएं जैसे जो कचरा जो है या सीवेज है, ड्रेनेज है, रास्तों की कंडीशन है, इन सब को लेकर एक तरह से एक धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, या कहिए थकावट। उसके साथ साथ एक बड़ा और मुद्दा है मिलिंद। अरविंद केजरीवाल जब उभर कर आए 2013 में, वो एक मिडिल क्लास हीरो की तरह से आए कि वो एक नया ढंग का पॉलिटिक्स देंगे, भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिटिक्स करेंगे, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, पॉलिटिक्स को बदलेंगे। एक एक कहिए आदर्शवादी, आशावादी पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बात की। पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, पूरी दिल्ली लिकर जो घोटाला है उसमें ये सब नेता जो हैं आम आदमी पे पार्टी के, उसमें फंस जाते हैं। वहीं आप देखेंगे मिलिंद की जो शीश महल की कंट्रोवर्सी बीजेपी ने निकाली और पोस्टर लगाए कि देखिए आप तो छोटे घर में रहते हैं, ये तो बड़े महल में रह रहे हैं। जब वो जेल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। ये सब जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय वर्ग जो है उनको लगा यार हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था कि वो अलग ढंग की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन वो अलगपन अब नजर नहीं आता है। तो एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि बिट्रियल, आपको लगा कि इन्होंने आपसे धोखा दिया है, अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया। लोगों को लगा अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखा दिया है, और वही वर्ग है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के विरोध में एक तरह से वोट दिया, क्योंकि बीजेपी के पास मिडिल क्लास वोट हुआ करता था दिल्ली में, लेकिन एक ऐसा तबका भी था मिडिल क्लास का जो कहता था नरेंद्र मोदी फॉर पीएम, अरविंद केजरीवाल फॉर सीएम। वो वर्ग जो है वो पूरी तरह से उनसे हट गया, और वही वर्ग है मिलिंद जिसने इस चुनाव में बहुत फर्क किया। हाँ, जरूर कुछ जो जे क्लस्टर्स में बीजेपी ने कुछ हद तक सेंध की है,
लेकिन इतने पैमाने पर नहीं कि वो ये चुनाव इस लेवल पर जीतते। तो वो मिडिल क्लास वोट बिखर गया, और साथ साथ मैं देख रहा हूं करीब 8-10 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज है जहां कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसने ज्यादा वोट्स लिए हैं। आप और बीजेपी का गैप जो है उससे ज्यादा वोट ऐसे 8-10 कंस्टिट्यूंसी है जो कांग्रेस को मिले हैं। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल आखिर में चौतरफा घेर गए। लेकिन मेन रीजन है, मिडिल क्लास ने कहा कि हमें केजरीवाल ने जिस तरह से शासन दिया पिछले 5 सालों से, वो हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हम अब बीजेपी को ट्राई करने के लिए तैयार हैं। तो राजीव, आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया, तो न्यूज़ तक ने एक एनालिसिस किया है और वो 8-10 सीटें नहीं है, एक्चुअली 13 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जितने वोटों से जीती है उतने वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। मतलब जो बीजेपी की जीत का मार्जिन है उससे कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह के उसको उतने वोट मिल गए हैं। बल्कि 2 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पे रही है और आम आदमी पार्टी 3 पे रही है, और एक में एमआईएम नंबर 2 पे रही है। तो ऐसी अगर आप देख लें तो 15 सीटें हैं जो एमआईएम और कांग्रेस या आप इनके आपस के झगड़े में बीजेपी को उसका फायदा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी सीटें जीत जाती आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वो मिल जाती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो आपस का झगड़ा है, यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन ना हो पाना, क्या ये भी एक कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए ना, मैंने बार बार आपके भी प्रोग्राम में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की मशीन को टक्कर देना है तो एक साथ रहना पड़ेगा। अगर वो आपस में बढ़ गए तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। ये तो साफ बात है मिलिंद, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में इस वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई कि कांग्रेस को लगा कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतती है तो हम तो बिल्कुल किनारे पर हो जाएंगे। हमको अगर रिवाइव करना है तो पहले आम आदमी पार्टी को हराना पड़ेगा। तो कांग्रेस ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ी, ये चुनाव आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ी, खास करके दिल्ली कांग्रेस। आप देखिए अरविंद कांग्रेस के नेताओं के कमेंट्स कितने अरविंद केजरीवाल पर थे और कितने नरेंद्र मोदी जी पर थे। तो ये बात साफ है कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने में लगी थी, ना खुद जीतने के लिए। तो अगर आप कुल मिलाकर ये सीटें ले तो जरूर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता तो शायद पूरी तरह से वो कांटे की टक्कर में ये चुनाव हो पाता। यही तो हमने कुछ हद तक बाकी राज्यों में भी देखा है, जहां इस तरह से जो सहयोगी होते हैं वो इंडिया अलायंस के, आपने हरियाणा में देखा होगा, वहां तो आम आदमी पार्टी को केवल 1.5% वोट मिला, लेकिन करीब कुछ 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने फर्क किया। यहां जैसे आप कह रहे हैं 13 ऐसी सीटें हैं। तो जरूर कांग्रेस ने अपने एक तरह से रिवाइवल के लिए आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश की, और आप कह सकते हैं कुछ हद तक वो इस मकसद में कामयाब रहे। तो अब राजीव, जो इंडिया गठबंधन है उसका क्या भविष्य है? क्योंकि जो बाकी घटक दल थे इंडिया अलायंस के, वो खुलकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर रहे थे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये लोग खुलकर केजरीवाल के पक्ष में आ गए थे और कांग्रेस एक तरह से अकेले पड़ गई थी। तो अब जब केजरीवाल हार गए हैं तो आगे आप इस गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं कि क्या ये वापस एक आ पाएंगे, या अब राहुल गांधी हो सकता है बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए चले जाए? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जरूर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। क्या वो लेफ्ट के साथ लड़ेंगे, इस पर सवाल है, क्योंकि अब सीताराम येचुरी तो नहीं रहे। पहली बार 2 बार कांग्रेस 2016 और 21 में बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ी थी, जिसमें सीताराम येचुरी और राहुल गांधी में समझौता हुआ था। कांग्रेस शायद अकेला लड़ेगी, क्योंकि वो राहुल गांधी का मैसेज अब कांग्रेस को ये है कि हम अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं हर राज्य में। तो अगर आप हर राज्य में अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं तो आपको अकेला लड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब इंडिया अलायंस को स्टेट लेवल पर तो राइट ऑफ ही कर दीजिए। इंडिया अलायंस स्टेट लेवल पर अब नहीं रहेगा। मुझे अभी शक भी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक साथ आएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल है। इस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस एक अलग तरीके से अब अपनी राजनीति करना चाहती है। राहुल गांधी का जिस तरह से संदेश है, उससे लगता है कि उनको इंडिया अलायंस पर उतना विश्वास नहीं रहा। वहीं इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, उनको लगता है कांग्रेस अपनी मनमानी करती है। आपने रामगोपाल यादव का अभी एक वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप किया कि कांग्रेस
नहीं चाहती है कि सहयोगी दलों के साथ काम करे। तो दोनों तरफ से कड़वाहट बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है मिलिंद। साल का अब एक ही चुनाव बचता है राजदीप, बिहार, तो वहां पर क्या कांग्रेस और आरजेडी साथ आ सकते हैं? और ओवरऑल आपको क्या लगता है ये जो मोमेंटम मिला है बीजेपी को, ये क्या बिहार तक ले जाएगी उसको? देखिए, बिहार में हमने पहले भी बात की थी साल के एंड के प्रोग्राम में कि एडवांटेज बीजेपी के साथ है, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन बीजेपी ने वहां है, बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब एक साथ जब आते हैं तो एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनता है। तो एडवांटेज बीजेपी का जरूर है बिहार में। आरजेडी और कांग्रेस चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस अब किसी घटक दल को डिक्टेट नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा फर्क पड़ा है। तो आरजेडी कहेगी कि मेजॉरिटी सीट्स हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी के पास पूरी सरकारी यंत्रणा है, बीजेपी के पास एक तरह से वो माइक्रो मैनेजमेंट करने की शैली है, उस वातावरण में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को, इस समय विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है और बीजेपी के साथ मोमेंटम है, जो मोमेंटम वो बिहार के चुनाव में भी ले जा सकती है। सबसे आखिर में राजदीप, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है? क्योंकि पहले 2 राज्यों में उनकी सरकारें थी, एक नेशनल एम्बिशन था, वो हर जगह चुनाव लड़ने चले जाते थे, अब एक सिर्फ पंजाब में सरकार रह जाती है, तो यहां से केजरीवाल कहां जाते हुए आपको दिखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि केजरीवाल के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि केजरीवाल के पास वो यंत्रणा नहीं है जो, या स्ट्रक्चर नहीं है जो कांग्रेस और भाजपा के पास है। जब बीजेपी कोई चुनाव हारती है, वो जानती है कि उनकी मशीन अभी भी इंटैक्ट है। जब कांग्रेस कोई चुनाव हारती है, वो जानती है ये पुरानी पार्टी है, अभी भी उनके कार्डर्स है। केजरीवाल के सामने अब पहली चुनौती है पंजाब की सरकार को स्थिर रखना, क्योंकि जरूर प्रयत्न किए जाएंगे कि कोई एकनाथ शिंदे लाइक फिगर वहां पंजाब में लाए, वहां वो सरकार गिराई जाए। केजरीवाल को चिंता ये भी होगी, क्या बीजेपी जैसे पावर में आती है एसआईटी नियुक्त करती है, क्या उनको घेरने की, करप्शन के चार्जेस पर घेरने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल को के सामने कई चुनौतियां हैं। उनको फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहां उनकी शुरुआत हुई, जमीन से एक बार फिर जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को आप राइट ऑफ करिए, वो एक चतुर नेता है, उनमें कई क्षमताएं हैं, लेकिन उनको पहले लोगों का विश्वास एक बार फिर जीतना पड़ेगा। जो विश्वसनीयता उनकी खोई हुई है, उसको एक बार फिर लोगों के सामने अपने आप को एक बार फिर रखना पड़ेगा कि मैं एक आम आदमी हूं। जब तक वो अपनी खास आदमी की जो इमेज है उससे दूर हटकर आम आदमी एक बार फिर नहीं बनते, तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए अब राजनीतिक जो करियर है, जो शॉर्ट टर्म में है, वो बहुत ही कठिन है। लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो मैं समझता हूं आप उन्हें कभी राइट ऑफ मत करिए, लेकिन यस, फॉर नाउ, अभी के लिए मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर एक बड़ा सवाल उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, जिनका ये कहना है कि दिल्ली में मिडिल क्लास की एक वेव थी, जिस वेव ने बीजेपी को जिता दिया है, और इस जीत से अरविंद केजरीवाल के सामने अस्तित्व का संकट ज़रूर है, लेकिन वो चाहे तो वापस बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में पंजाब में भी अपनी सरकार को स्थिर रखने की चुनौती होगी। साप्ताहिक सभा का यह विषय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।